स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। जैसे कि आप सभी जानते हैं गाइस, आज मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नया टॉपिक मतलब ऐसा टॉपिक जिसमें आपको समझने में, सुनने में और आपको है ना समझने के बाद उसको सॉल्व करने में भैया इतना मजा आने वाला है ना, जितना आपने कभी इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा। चलिए इसको मैं इतना इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ तो चलो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताता हूँ जो कि इस टॉपिक का बेस है। अगर आपने इस टॉपिक का बेस समझ लिया तो उस टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और स्टोरी को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस आपको बताता हूँ स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक और बात बोल दूं कि बेटा जो स्टोरी है इसमें एक लड़का है जो 14 या 15 साल का या 16 साल का है, ऐसा आप लेट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो लड़का है ना उसका नाम शिवम है। ओके, अब जो शिवम है उसके पिताजी है। होता ये है कि जो स्टोरी में कि जो शिवम होता है वो अपने पिताजी के संग अपने पापा के रिलेटिव्स में या फ्रेंड सर्कल में या परिवार में कहीं पे भी जो शादी होती है तो शादी में जाता है। होता ये है कि वो शादी में जाता है, कहीं जगह पर शादियों में जाता है, किसी किसी गार्डन में, किसी किसी हॉल में, जैसे भी जैसा हो। लेकिन वो एक बार है ना जाते जाते उसके मन में डाउट होता है। वैसा ही डाउट है ना, हालांकि देखा जाए बच्चा है, बच्चे के मन में डाउट तो होगा ही ना। हम भी बच्चे थे, आप भी बच्चे थे, आपके मन में भी डाउट हुआ था। ऐसे ही शिवम के मन में भी डाउट आता है। तो शिवम सोचता है कि अरे पिताजी एक बात बताइए, कि मेरे को एक बात बताइए कि हम लोग सब इनके एक शादी में आए। ठीक है, अब ये शादी में एक बात बताइए कि सब लोग है ना एकदम हमारी तरह कपड़े पहन के आए हैं, मतलब हम भी जैसे नॉर्मल सच के आए वैसे सब लोग नॉर्मल सच के आए हैं। लेकिन होता ये है कि उसमें हम सबके अलावा दो लोग एक अनोखे ऐसे हैं जो हमसे ज्यादा इतने अच्छे सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल ही तो अलग ही अनोखे लग रहे हो और ऐसा लग रहा है कि इन्हीं की शादी हो रही हो। तो पिताजी बड़े हंस के जवाब देते हैं, बेटा तो इतनी देर से अब समझ में आया कि इन्हीं की शादी हो रही है, बिकॉज तूने शादी का कार्ड तो देखा ही था ना, ये जो दो एक दूल्हे और एक दुल्हन का जो नाम लिखा था वो दोनों ही है। होता ये है कि शिवम कहता है ऐसा है कि पिताजी मेरे को तो पता ही नहीं था। अब देखो यार, नादानी होती है, कभी कभी बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उन बच्चों को ध्यान नहीं रहता, किन्हीं किन्हीं को पता रहता है, किन्हीं किन्हीं को नहीं पता होता। लेकिन होता ये शिवम हमारा थोड़ा कुछ ज्यादा ही बोला था। तो होता ये है कि शिवम है ना उसके बाद है ना उनसे पूछता है, पिताजी से पूछता है, तो पिताजी एक बात बताओ, ये दोनों इतना सज के क्यों बैठे हैं? हम लोग तो सज के नहीं है, हम लोग तो नॉर्मल है। तो पिताजी बताते हैं, बेटा जिन लोगों की शादी होने वाली होती है ना तो वो अपनी शादी में नहीं सज के बैठेंगे तो और किस शादी में, दूसरे की शादी में बैठेंगे। तो उन्होंने पिताजी ने वो ऐसा जवाब दिया। तो शिवम कहता है कि अच्छा पिताजी, अच्छा एक बात बताइए, चलिए ठीक है सज के समझ में आ गया, पर एक बात बताइए शादी का पवित्र बंधन होता क्या है? तो पिताजी जवाब देते हैं कि बेटा एक बात बता, ये शादी जो होती है ना, जब दो लोग यानी एक लड़का और एक लड़की जब एक दूसरे से शादी करते होते हैं, मतलब शादी कर रहे होते हैं, तो एक पवित्र बंधन में बंधने वाले होते हैं जो उन्हें जीवन भर साथ रहकर निभाना होता है और जो कि बोलो अच्छे से निभाने की पूरी पूरी कस्में खाते हैं। बंधन, इस बंधन में जब बनने वाले होते हैं तो वो कस्में भी खाते हैं और बहुत से वादे भी करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये बात सुन के शिवम जो होता है उसे बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो शिवम कहता है कि पिताजी एक बात बताइए, ऐसा शादी सभी की होती है? पिताजी ने जवाब दिया, हाँ बेटा सभी की होती है। तो शिवम कहता है कि पिताजी मुझे भी शादी करनी है। और उसी वक्त पिताजी हंसने लग जाते हैं, बेटा क्या कह रहा है तू? तो फिर पिताजी की क्या नाम है, पिताजी को जवाब देता है शिवम कि पिताजी आप हंसिए नहीं, एक बात बताइए, आपने ही बोला ना कि यार सभी की शादी होती है। तो फिर शिवम बोलता है कि यार, फिर उसके बाद शिवम ने बोला कि आपने बोला ना कि यार सभी की शादी होती है। तो पिताजी कहते हैं, बेटा हाँ होती है, लेकिन एक बात बताओ, एक उम्र होती है, आप तो अभी 14 या 15 या 16 साल के हो और जो जिनकी शादी हो रही है बेटा वो 24 से 25 साल के हैं। दूसरी बात आपको एक और बात बता दूं, जो लोग है ना इन लोग अच्छा कमाते हैं, मतलब जो लड़का है वो अच्छा कमाता है, तू तो अच्छा कमाता भी नहीं है, तू तो अभी पढ़ रहा है, तो तेरी शादी कैसे करा दूं? तो पिताजी कहते हैं कि बेटा जब तू कमाने लग जाएगा मैं तेरी शादी करा दूंगा। तो शिवम कहता है अच्छा ठीक है पिताजी। जैसा कि आपने सुना कि शिवम ने बोला अच्छा पिताजी, तो आपको एक बात बताऊं, फिर शिवम के मन में एक डाउट उठता है। शिवम सोचता है कि अब लगता है ना, मेरे को लगता है कुछ कमाना पड़ेगा, तभी जाके मेरे पिताजी मुझसे बोलेंगे कि बेटा अब तेरी शादी करा देता हूं। तो फिर शिवम है ना उसी वक्त ऑन द स्पॉट अपने पिताजी से कहता है, पिताजी रुको मेरी बात सुनो, तभी यार थोड़ी दूर से अपने दोस्तों से मिलने जाना या परिवार वालों से मिलने जाना। तो अपने शिवम क्या होता है, वो अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कमाना पड़ता है ना, ठीक है अब मैं भी कमाऊंगा, जैसे ही मैं कमाने लग जाऊंगा तो आप फिर है ना मेरी शादी कराएंगे। पिताजी ने बोला कि ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूंगा। पिताजी को पता है इसको कमाने में अभी 7-8 साल है यार, अभी इतने टाइम इतनी जल्दी नहीं कमाएगा, या तो पढ़ेगा लिखेगा तब जाके कमाएगा। फिर देखते ही देखते वो समय भी आ जाता है जब है ना, जब हमारा जो शिवम होता है वो कमाने लग जाता है और एक दिन वो अपने घर पे आके अपने पिताजी को बताता है, पिताजी पिताजी आपको पता है मेरी महीने की 10,000 रुपए के नाम 10,000 रुपए की सैलरी
से मेरी है ना जॉब लग गई है, जिसमें मेरी हर साल 1000 रुपीज की इंक्रीमेंट होनी है। तो पिताजी सुन के खुश तो हो जाते हैं। तो उसके बाद है ना शिवम कहता है पिताजी अब देखो मैं कमाने भी लग गया हूँ, तो मेरी शादी भी करा दीजिए। तो पिताजी कहते हैं बेटा अभी तो तू बहुत कम कमाता है। तो पिताजी कह रहे हैं आपने तो उस टाइम पे बोला तो यार कमाने लग जाओ तो मैं आपकी शादी करा दूंगा। तो होता ये है कि बेटा उसी वक्त है ना शिवम है ना, क्या नाम है, पिताजी मतलब पिताजी होते हैं शिवम को कहते हैं ये बात कि बेटा एक बात बता, ये बात को कितना टाइम हो गया, 6-7 साल। तब के टाइम पे जब इतना कमाने वाला व्यक्ति है ना इतने में गुजारा कर सकता था, लेकिन अब बेटा तेरे को इतना कमाना चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट तू अपना और अपने संग में जो तुम्हारी वाइफ होगी उनका भी गुजारा कर सको और उनकी जरूरतों को पूरा कर सको और जो उनकी इच्छा है उनका भी ध्यान रख सको। तो होता ये है कि है ना शिवम बोलता है कि अब पिताजी इसमें मेरे हर साल 1000 रुपीज की इंक्रीमेंट होगी, तो मेरे को और कितना कमाना पड़ेगा कि मैं उतना कमाने लग जाऊं जितना आप कहना चाह रहे हैं। तो पिताजी कहते हैं जब तू महीने के 20,000 रुपए कमाने लग जाएगा तब मैं तेरी शादी करा दूंगा। अभी तो कितने कमाता है, 10,000 रुपए। अब तेरी हर साल 1000 रुपीज की इंक्रीमेंट होगी, तब तू महीने की 20,000 कमाएगा, मैं तेरी शादी करा दूंगा। शिवम सोचता है कि हर साल 1000 रुपीज की अगर इंक्रीमेंट होती है, जैसे अभी मेरे को 10,000 मिल रहे हैं, अगले साल 11,000 हो जाएंगे, फिर अगले साल फिर 1,000 रुपये जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कितने हमारे हो जाएंगे 12,000, फिर अगले साल 13,000, 14,000, फिर अगले साल 15,000, फिर 16,000, फिर 17,000, ऐसे कर करके 20 साल जब तक होंगे तब हो जाएंगे बेटा 10 साल। तो जैसे कि आपने देखा हर साल एक कोई स्पेशल नंबर मतलब कोई एक स्पेशल संख्या है ना 1000 रुपीज, जो कि उन्होंने बोला कि हर साल उसकी इंक्रीमेंट होनी है। तो आपने जैसे ही समझा कि हर साल जब 1000 रुपीज जोड़ जोड़ के उसका अमाउंट बढ़ता गया, तो यही हमारी एपी होती है। यानी जो हम नया टॉपिक आपको स्टार्ट कराने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी कि हम इसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है, यानी कि एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें कोई लिस्ट में या कोई सीरीज में कोई खास नंबर होता है जिसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं या समांतर क्रम में घटाते हैं। अब समांतर क्रम में जोड़ना घटाने का मोटिव क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि शिवम की सैलरी 10,000 रुपए है और 10,000 में हर साल 1000 रुपीज की इंक्रीमेंट हो रही है, तो अगले साल 11,000 हो गई, फिर 1,000 जोड़े, फिर अगले साल 12,000 हो गई, फिर 1,000 जोड़े, फिर अगले साल 13,000 हो गई। तो इसमें जो खास नंबर है जो समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है वो 1000 रुपीज का अमाउंट है। तो यानी कि क्या हुआ, जो उदाहरण मैंने बताया आपको कि 10,000 में 1,000 हर साल जुड़ रहा है, तो ऐसे करके अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो जो स्पेशल नंबर हुआ, खास नंबर हुआ, वो हो गया 1000 रुपीज। यही हमारी एपी कहलाती है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमारे बोला जाता है कि कोई एक सीरीज होती है, कोई श्रेणी होती है जिसमें कोई खास नंबर या स्पेशल नंबर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं या घटाते हैं, जिससे हमारा जो लिस्ट होती है, सीरीज होती है, वो समांतर क्रम में बढ़ती है या घटती है। तो ऐसी सीरीज ही हमारी समांतर श्रेणी यानी कि हम इसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाती है। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, एपी ऐसे अगर आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि समांतर श्रेणी अगर आपको समझ में आ गई है, तो गाइस आपको जैसे मैंने एग्जांपल बताया, मतलब एक स्टोरी बताई, वो स्टोरी भी अच्छे समझ में आ गई होगी। वही 10,000 वाली जिसमें हर साल 1,000 रुपए जोड़ेंगे, तो यही हमारी होती है एपी। ओके, अब घट भी सकती है, वो बढ़ भी सकती है। जैसे इसमें तो सैलरी में तो यार बढ़ेगी, एटलीस्ट इतना मत बोलना कि यार घटी आएगी, क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि सैलरी अगर किसी जगह पे वर्क कर रहे हैं तो अपनी सैलरी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। घटेगी तो जब आपको डिमोशन होगा, है ना। चलो, तो जैसे कि आपको यह वीडियो में अगर मैंने ये एपी का सीरीज का समझ में आ गया हो, तो आप आगे बढ़ाते हैं वीडियो में और भी बताने के लिए है। जैसे कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे पहले लाइक कर दीजिए और मेरे को अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जैसे कि एपी में, जैसे आपको ये तो समझ में आ गया कि एपी क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं एपी के टाइप्स भी होते हैं। एपी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फाइनाइट एपी, एक होता है इनफाइनाइट एपी। ये आपको मैं इंट्रोडक्शन की वीडियो में अभी आपको समझाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए एपी में जो फाइनाइट एपी होती है, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में आगे समझाया हुआ है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा होता है टॉपिक बेटा जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जिसको भी मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक हो गया। ऐसे ही और भी टॉपिक होंगे जो आपको सीखने को मिलेंगे, जो एपी के रिलेटेड फॉर्मूलेज होंगे वो भी सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंत तक आपको इतनी नॉलेज दे दी जाएगी कि आप एपी का हर एक क्वेश्चन
अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे विदाउट मेरी हेल्प के। ओके गाइस, तो भाई इतना है कि आपको हमारी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी पड़ेगी। चलिए गाइस, मैं ज्यादा बकवास नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि आप लोग के लिए मेरी अब आगे की जो बकवास ही लगेगी। तो इसीलिए अब आप एक काम करिए कि आप हमारी यह वीडियो आगे कैरी ऑन कीजिए, जब तक मैं आपको मिलता हूँ एंड में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, माय नेम इज़ सौरभ मित्तल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एसएस सरस्वती क्लासेस में। सो गाइस, आज का टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 5th है और नाम है चैप्टर का समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मीन्स होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक और दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर रोहित का उदाहरण दिया, तो बेटा देखो यहाँ पे क्या दिया है, 10,000, 11,000, 12,000, इतने सारे एग्जाम्पल मैंने दिए ना जिसमें समांतर क्रम में देखिए 1,000 यहाँ पे भी जोड़ा, यहाँ पे भी जोड़ा। तो एक खास नंबर कौन हुआ हमारे यहाँ पर, 1,000 हुआ, जिसे हम जोड़ने पर हमें एक और नंबर प्राप्त हो रहा है, फिर इसे दोबारा से जोड़ा तो अगला नंबर प्राप्त हो गया। ये हमारी AP सीरीज कहलाती है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर और लिखवा देता हूँ। वो एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं, देखो क्या है, 1, 5, 9, जिसमें आप देखेंगे 5 में से एक गए, कितने बचेंगे, 4। देखो यहाँ पे 4 जोड़े तो 5 आ गए, 5 में 4 जोड़े तो 9 आ गए, 9 में 4 जोड़े तो 13 आ गए, 13 में 4 जोड़े बेटा तो बेटा कितने हो जाएंगे, 13 में 4 जोड़ने पर ऐसे करके ऐसे बढ़ती जा रही सीरीज। क्लियर है, तो आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, इसमें क्या है, एक एक का डिफरेंस है, यहाँ पे एक एक जोड़ते गए तो ऐसे करके सीरीज चल रही है और उसका लास्ट टर्म कौन सी है, 100 है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 6, 6, 6 का उदाहरण दिया जिसमें 6 पे 6, 6 पे 6, 6 पे 6, यानी कि यहाँ पे 0 जोड़ने पर अगला नंबर मिलता जा रहा है, तो यहाँ पे कोई खास नंबर 0 हो गया। यहाँ देखिए 2, 8, 4, मतलब 2, 8, 14 और 20 यानी 20, तो ऐसे करके सीरीज दी गई है। तो आपको अब एक बात समझ में आई, ऐसा कोई खास नंबर जो जोड़ने पर या घटाने पर हमें अगली टर्म यानी अगला नंबर प्राप्त होता है, अगला पद प्राप्त होता है, तो वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, चलिए समांतर श्रेणी का हम जनरल फॉर्म भी समझ लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ AP। तो बेटा इसकी जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होती है, देखिए यहाँ लिखा है A प्लस D, ये बेटा ये कुछ नहीं है, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये A प्लस D लिखा है ओनली। ठीक है, फिर होता है A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। बेटा ये क्या होता है इसमें बता देता हूँ। A है ना, A इसे हम कहते हैं पहला पद, जिसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, फिर उसका D होता है ना, D सार्वंतर होता है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A पहला टर्म हो गया, कॉमा लगाया, फिर दूसरे टर्म में क्या होता है, A पहला टर्म है ना बेटा, तो पहले टर्म को A1 के नाम से शो करिए। दूसरा टर्म कौन है, A प्लस D, जिसे हम कहेंगे A2 कहेंगे। तीसरा टर्म है A प्लस 2D, जिसे हम A3 कहेंगे। तीसरा ये दिख रहा है, चौथा टर्म कौन है बेटा, A प्लस 3D, जिसे A4 कहेंगे, है ना। उसके बाद वाला टर्म कौन सा है, जिसे हम A5 कहेंगे। तो क्लियर हुई, पहला टर्म होता है A, जिसे हम A1 कहते हैं। दूसरा टर्म होता है A प्लस D, जिसे A2 कहते हैं। तीसरा टर्म होता है A प्लस 2D, ठीक है, जिसे हम A3 कहते हैं। चौथा टर्म होता है A प्लस 3D, जिसे हम A4 कहते हैं। ये जनरल फॉर्म ऑफ AP है, तो ये ऑलरेडी फॉर्मूले के रूप में होता है। तो आपको ये समझा रहा हूँ कि फॉर्म इस तरीके से जनरल फॉर्म होती है AP की। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, यहाँ पर है ना, यहाँ पर पहले सिंगल D है, यहाँ 2D हो गया, 3D हो गया, 4D हो गया, तो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। इस तरीके की सीरीज है। अब यहाँ पर एक और बात बता दूँ, यहाँ पे देखो A को तो हम पहला टर्म कहते हैं, यानी कि पहला पद कहते हैं, फर्स्ट टर्म, और D को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। लेकिन जो D होता है ना, D निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को लेस कर देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक चीज़ बताऊँगा, वो आप ढंग से समझ लीजिए, वो आपको अच्छे से क्लियर कर देगा। सो गाइज, एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था, तो देखिए पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए बेटा कि A की वैल्यू, पहला जो टर्म है ना, A की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, और उसके बाद है ना जो D है ना, D यानी कि सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस जैसे हम कहते हैं, वो अपना कितना है बेटा, इसमें ये है अपना 5 है। ठीक है, 5 है। अब इसके बाद क्या करना, हमें इस फॉर्मूले में रखना है, जो जनरल फॉर्म है इसमें रखिए बारी बारी से। तो देखिए सिंगल A1, पहली टर्म को हम क्या कहते हैं बेटा, A1 कहते हैं। तो बेटा A1 इजिकल्स टू में तो बेटा क्या हो गया, 4 ही हो गया, है ना। A2 इजिकल्स टू में बेटा कितना है, A प्लस D होता है, तो A2 इजिकल्स में A प्लस D, यानी कि बेटा हो जाएगा A कितना है 4 प्लस D कितना है 5, कितना हो जाएगा बेटा 9। ठीक है, तो ये तीसरी टर्म कौन सी होती है बेटा, A प्लस 2D हो गई इक्वल में बेटा A की वैल्यू कितनी है 4 और प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 5,
अब यहाँ कैलकुलेट कीजिए बेटा, 5 टू जा 10, 10 और 4 कितने होता है बेटा 14, ठीक है। इसी के साथ A4 निकालते हैं, फोर्थ टर्म, जिसमें a प्लस 3d इज इक्वल्स टू में, अब देखिए a कितना है बेटा 4 प्लस 3 तो इंटू में आ जाएगा, ठीक है। d की वैल्यू कितनी 5, 5 3 जा 15, 15 और 4 कितने होते हैं बेटा 19, ठीक है। ऐसे ही A5 निकालिए, A5 में क्या है बेटा a प्लस 4d, ठीक है। इसके बाद a की वैल्यू कितनी बेटा 4 है, प्लस 4 इंटू d की वैल्यू कितनी बेटा 5, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 कितने होता है बेटा 24। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे गाइस, यहाँ पे देखिए पहली टर्म क्या है अपनी 4 कॉमा, दूसरी A2 टर्म क्या है बेटा अपनी 9, ठीक है, कॉमा, A3 टर्म कितनी है 14, A4 टर्म कितनी है बेटा अपनी 19, ठीक है, A5 टर्म कितनी है अपनी 24। इस तरीके से बेटा ये सीरीज चल रही है। तो आपने देखा 4 9 14 90 24, यहाँ ऊपर देख रहे हैं ये अपनी सीरीज दी गई है। इस तरीके से ये सीरीज जो दी गई है ना AP की, जी इसी तरीके से निकाली जाती है, जैसे इसलिए हम इसे कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP। अच्छा बेटा इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे यार सर हमने ये D का फॉर्मूला क्यों लिखा है, ये लीजिए क्या लिखा है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। देखिए बेटा D मतलब होता है कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस मीन्स मतलब इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस कॉमन आता है, क्या कह रहा हूँ, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर कॉमन होता है तो ये AP कहलाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जान लेते हैं ये AP कैसे कहलाएगी। देखो D इक्वल्स टू में नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 9 14 है। अब 4 और 9 में पहला टर्म कौन सा है और दूसरा टर्म कौन सा है, तो पहला टर्म हो गया 4 और दूसरा टर्म हो गया अपना 9, तो ये नेक्स्ट वाली टर्म हो गई ना, तो 9 कौन हुई नेक्स्ट टर्म, तो यानी कि A2 माइनस A1, इसे हम कहते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो यानी नेक्स्ट टर्म कौन हुई A2 और प्रीवियस टर्म कौन हुई A1। अब नेक्स्ट टर्म A2 है, तो A2 कितने 9 माइनस A1 कितना है बेटा 4, 9 में से 4 गए, 9 में से 4 जाएंगे बेटा कितने बचेंगे, 9 में से 4 जाएंगे बेटा कितने बचेंगे 5 बचेंगे। तो यहाँ पे अपना जो D यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा 5 आ गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें, ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ ध्यान से देखिए एक और ध्यान से, D इजिकल्स टू में बेटा A3 माइनस A2 होता है, ठीक है। तो A3 माइनस A2 हुआ, जैसे यहाँ A2 माइनस A1 हुआ, तो वैसे ही यहाँ पे A3 माइनस A2 होगा। A3 कितना है बेटा 14, 14 माइनस 9, 14 में से 9 लेस कर दीजिए बेटा, कितने बचेंगे बेटा 14 में से 9 जाएंगे अपने बचेंगे 5, बचे 5। तो आपने देखा बेटा मैंने क्या निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला। कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म जो होती है प्रीवियस टर्म जो होती है, माइनस करने पर जो वैल्यू आई, ऐसे हमने आगे करा, ये नेक्स्ट टर्म हो गई और ये प्रीवियस टर्म हो गई, माइनस करने पर कितना आ गया, दोनों सेम आ गए। तो आप देख रहे हैं ये भी 5 आया, ये भी 5 आया, तो इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब ये दोनों क्या हुआ, समान नंबर आ गए। अगर ये समान नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यानी कि जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला सॉल्व किया है एकदम सही किया है और ये हमारा AP ही है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया बेटा AP वाला टॉपिक, जिसमें जनरल फॉर्म ऑफ AP बताई जा रही है। अगर अच्छे से क्लियर हो गया हो बेटा तो प्लीज़ चलिए वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा, जिससे हम आगे अब इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें, ठीक है गाइस। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे समझेंगे इसके आगे के टॉपिक। तो आज ये दिल थाम के बैठिए और समझते हैं आगे के टॉपिक। रुको 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 गाइस, कहीं मत जाओ। वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो मेरे को आप लोग से क्लियर करना है, इसलिए विदाउट क्लियर करे कहीं मत जाइएगा, ठीक है। जरा इधर आइए और ध्यान से सुनिए। जरा मेरे को एक बात का जवाब दीजिए कि जो मैंने वीडियो में अब तक आपको जो भी मैंने समझाया, आपको जो भी एक्सप्लेनेशन दी, वो आपको क्लियर हुई या नहीं। अगर क्लियर हुई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, या आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर है तो हमें सब्सक्राइब करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हाँ कि आपकी जो वीडियो में हमने जो समझाया है वो हमें समझ में आएगा। तो हमें सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है, आप चाहते हैं कि सर कि हमें आपसे डाउट और भी क्लियर करने और अदर सम से भी करने, जो कि मैथ्स में ही 10th क्लास में ही और अदर सम है जो कि हमें समझ रहे हैं, तो बेटा आप वो सम भी हमें कमेंट माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर आपको कोई फोटोज वगैरह भेजनी है तो आप हमारे SS सरस्वती क्लासेस के अबाउट सेक्शन में ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी में मेल करके वह फोटोज हमें सेंड कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वह वीडियो में अगर आपको ऐसे कोई डाउट होता है या अदर कुछ बात होती है, अगर आपको उससे समझना है तो आप हमें उस ईमेल बॉक्स में आप क्या करें, अपने ईमेल बॉक्स में जाए, हमारी ईमेल आईडी को डालें और उसके बाद हमें मेल कर दीजिए फोटोज। आपकी प्राइवेसी का ध्यान हम जरूर रखेंगे, हम आपकी प्राइवेसी को हमारे
हमारे अलावा किसी और को देखने नहीं देंगे। ओके गाइस, बस ये है कि शर्त ये है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर हमें भेजिए। जब तक आपका कमेंट या आपका ईमेल हमारे कांटेक्ट में आएगा हम उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे, जैसे हमारे कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो अपनी अटेंडेंस दिए बिना कहीं मत जाइएगा। दूसरी बात, अगर वीडियो में अगर आप हमारे न्यू सदस्य हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर दीजिए, जो कि आपको लाल बटन का मिलेगा। उस पर टैप करके बेल आइकन का बटन दबा के, यानी कि मंदिर का घंटा बजा के आप जरूर जाइएगा, जिससे क्या होगा, आने वाली डेली अपकमिंग जो वीडियोस होंगी वो आपको मिलेंगी टाइम टू टाइम। तो गाइस चलिए, बातें बहुत हो गई, आपको भी रेस्ट लेना चाहिए, मेरे को भी रेस्ट लेना चाहिए ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या हो, गुड लक।